हमारा दिमाग जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमारा सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकता है अगर हम उसके बाहर एक पहरेदार ना बिठाएं तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, किस्से, कहानियां और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम है निशा और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बचाने का एक माध्यम बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, आप डिप्रेस हो चुके हैं, आपको ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, आप नहीं जानते कि जिंदगी में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब इस बुक में मिल सकते हैं। ये बुक जो हमें बताती है लाइफ की वैल्यू क्या है, हमारी इस दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो हमारे लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह हो सकती है, ये जो कि एक थेरेपिस्ट है, एक परफेक्ट साइकियाट्रिस्ट है। ये बुक जो बात करती है सुसाइड के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, होप्स के बारे में, एंजाइटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आज के दौर में फेस करते हैं। मेंटल इलनेस जो कि एक टैबू है, उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया गया है एक मेंटल पेशेंट के व्यू पॉइंट से कि उसे कैसा महसूस होता है, किस तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इस बुक में आपको बहुत सारे लाइफ के लेसन्स भी दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। नॉवेल का नाम है वेक अप, लाइफ इज कॉलिंग, जिसे प्रीति शेनॉय ने लिखा 2019 में। ये बुक जिसे मुझे सजेस्ट किया कमलेश कुमावत और हरि ओम राठौर ने। थैंक्स अ लॉट फॉर सजेस्टिंग मी दिस बुक। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी पसंद की बुक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और मैं उसे इस चैनल पर लाने की पूरी कोशिश करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बुक जिसे हम एक सीक्वल की तरह भी देख सकते हैं, नॉवेल लाइफ इज व्हाट यू मेक इट का, इसे मैं ऑलरेडी ही इस चैनल पर आपके लिए ला चुकी हूँ। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि एंड तक जाते जाते हमें पता चलता है कि कैसे हम अपनी सोच को मजबूत बनाकर, अपनी सोच पर काबू पाकर किसी भी तरह की मेंटल इलनेस से बाहर आ सकते हैं। और अंकिता के वो लाइफ के लेसन्स, वो छोटे छोटे नोट्स जो इस बुक को और भी ज्यादा एंगेजिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये कहानी है अंकिता की, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। अब वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है। बात है 1993 की। मैं अंकिता रहती हूँ मुंबई में और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक नई जिंदगी जीने के लिए। मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब मेरे साथ कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं एक आम लड़की हूँ और एक आम जिंदगी जी सकती हूँ। मैंने MBA ड्रॉप कर दिया है और अब मैंने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स ज्वाइन किया है। मेरा हमेशा से सपना था ये कोर्स करने का और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि फाइनली मैं ये कोर्स करने जा रही हूँ। मुझे नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट NMHI से बाहर आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं बहुत ही नाजुक फूल हूँ। मेरी हर इच्छा को वो पूरा करते हैं। एक दिन रात को मैंने कहा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो वो मुझे झट से आइसक्रीम पार्लर ले गए। मैंने उन्हें कहा मुझे इतना स्पेशल फील करवाने की कोई जरूरत नहीं, जिस पर माँ ने कहा कि कुछ समय के लिए ही है और इसे एंजॉय करो। पापा ने कहा इस बहाने मुझे भी आइसक्रीम खाने को मिल गई। माँ और पापा चाहते हैं कि मैं नई किताबें लूं, नया बैग लूं, सब कुछ नया ले लूं। मैंने उन्हें कहा इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, पुराना बैग यूज कर लूंगी। पर जब मैं मेंटल हॉस्पिटल में थी तब उन्होंने घर बदल लिया था। अब हम बांद्रा में रहते हैं और पापा ने कहा कि उन्होंने मेरी सारी पुरानी चीजें, पुरानी किताबें फेंक दी हैं और अब वो चाहते हैं मैं नई जिंदगी नई चीजों के साथ शुरू करूं। ये नई जगह जहां पर स्विमिंग पूल, जिम, मार्केट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बहुत ग्रीनरी भी है। माँ के लिए जगह बहुत अच्छी है और मेरे लिए भी, माँ के लिए अलग कारण से और मेरे लिए अलग कारण से। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, कोई मेरी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं जानता और मैं अपनी पिछली जिंदगी को भुला देना चाहती हूँ। मैंने अपनी पुरानी यादें एक ट्रंक में बंद करके एक कमरे में रखकर ताला लगा दिया है और उस कमरे में मैं कभी नहीं जाऊंगी। उन यादों को मैं कभी नहीं कुरेदूंगी। मुझे नई जिंदगी जीनी है। मेरे नए कॉलेज का टाइम दोपहर में 1 बजे से 7 बजे तक है। जानती हूँ ये कोई मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं,
पास जो भी हो, इस कोर्स को करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले दिन एक पंछी की तरह उड़ती हुई लोकल ट्रेन में बैठकर धक्के खाते हुए बहुत खुशी से मैं कॉलेज पहुँच गई थी। कॉलेज को मैं जिस नजर से देख रही थी शायद कोई नहीं देख रहा होगा। वो डेस्क, वो बेंचेस, वो ब्लैक बोर्ड, वो क्लास का पूरा डेकोरम, ये सब कुछ मेरे लिए एक सपने के समान है। मैं बहुत खुश हूँ इस क्लास में आकर। तभी एक लड़की ने इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरे साथ बैठ जाओ। उसका नाम पारुल था। पारुल ने कहा कि मैं दूर से देखकर पहचान जाती हूँ कि कौन अच्छा इंसान है और कौन नहीं। उसे मैं एक बहुत अच्छी इंसान लगी, इसलिए उसने सोचा कि वो मुझसे दोस्ती करेगी। उसके साथ एक और लड़की बैठी थी जिसका नाम था जानकी। मैंने उसे पूछा, क्या तुम इसे पहले से जानती हो? जिस पर पारुल ने कहा, नहीं, ये भी मुझे पसंद आई तो मैंने इसे भी बुला लिया। इस तरह से हम तीनों दोस्त बन गए थे। पारुल की अगर बात करें तो वो देखने में बिल्कुल अमेरिकन लगती थी। असल में उसके फादर अमेरिकन थे और मदर इंडियन। उसकी मॉम एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। किसी डेलीगेट के लिए उसके पापा इंडिया आए थे, दोनों में प्यार हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। पापा को वापस जाना था। उन्होंने बार बार पारुल की माँ को कहा साथ चलने के लिए, पर पारुल की नानी उन दिनों बहुत बीमार थी, इसलिए वो नहीं गई और वो वापस चले गए। तब से पारुल की माँ ने ही उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। वहीं अगर जानकी की बात करें तो वो एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है। उसके पापा का ज्वेलरी का बिजनेस है, मेनली डायमंड्स। जानकी ने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ग्रेजुएशन हो चुकी है और ये कोर्स 1 ही साल का था, तो तब तक उसका टाइम पास हो जाएगा जब तक उसे लड़का मिलता है। तो बेसिकली उसकी लाइफ का एम सिर्फ शादी करना ही है। पर पारुल के साथ ऐसा नहीं है। वो क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करके जॉब करना चाहती है, उसे अपना करियर बनाना चाहती है। वो लिटरेचर में ही ग्रेजुएशन भी कर चुकी है और इस कोर्स को लेकर वो बहुत सीरियस है। वहीं मैं भी बहुत सीरियस थी। मैं भी क्रिएटिव राइटिंग करके कुछ करना चाहती थी। तो हम दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा हो गया था, कौन बेटर परफॉर्म करेगा। मैं तो एक परफेक्शनिस्ट हूँ। मुझे चाहिए कि हमेशा मैं ही टॉप पर रहूँ। मुझे सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी हो, कितनी बुक्स पढ़नी हो। 1 बजे क्लास होती थी, मैं सुबह ही जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाती और वहाँ बैठकर बुक्स पढ़ती। बुक्स पढ़ना मेरी हॉबी भी थी और पारुल को कम्पीट भी तो करना है, उससे आगे भी तो निकलना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे पास के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा और मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हो गई थी क्योंकि मैं किसी को भी अपने पास के बारे में तो नहीं बताना चाहती। वो पास जो मैंने एक ट्रंक में भरकर एक बंद कमरे में रख दिया है, पर जरा सा भी कोई बात करता है उसके बारे में तो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। मैंने उन्हें बस इतना कह दिया कि मैं केरला से आई हूँ, वहीं पर ग्रेजुएशन की और यहाँ मैं नई हूँ। आधा सच तो मैंने बोला ही था। पहले दिन कॉलेज के बाद जब मैं घर पहुँची तो मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिला। मेरा स्कूल का दोस्त वैभव, जो मुझे प्यार करता था, पता नहीं मैं उसे प्यार करती थी या नहीं, पर दोनों के बीच में एक रिश्ता तो था। मेंटल हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने उसे लेटर लिखा था जिसमें बहुत कुछ बता भी दिया था। मेरी तरफ से मेरा वो फाइनल लेटर था और मैं उसका कोई जवाब एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी। पर घर पहुंची तो माँ ने मुझे वैभव का लेटर दिया, जो देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। कमरे में जाकर जब मैंने लेटर खोला तो पाया कि वैभव, जिसकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई है, उसे मुंबई में जॉब मिल रही है और अब वो यहीं पर शिफ्ट होना चाहता है। वो मुझसे मिलना चाहता है। नहीं, पर मैं वैभव से मिलने के लिए तैयार नहीं। वो मेरा पास्ट है जिसे मैं ट्रंक में बंद करके कमरे में रख चुकी थी और वो अचानक से दोबारा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो फिर से सारी चीजें मिक्स्ड अप हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती वैभव मेरी जिंदगी में आए। मैं जिंदगी को एक नया स्टार्ट दे रही हूँ, नए लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, पुराने लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। उसने लिखा था कि वो मेरी सारी सिचुएशन को समझ रहा है। इतना आसान नहीं है मेरी सिचुएशन को समझना। उसने कहा था मैं जब भी चाहूँ उसे कॉल कर सकती हूँ, वो सिर्फ एक कॉल दूर है मुझसे। पर उसे कॉल मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। मैंने वो लेटर बंद करके रख दिया। अगले दिन कॉलेज गई तो एक नई टीचर कॉलेज में आई जिनका नाम था मिसेस हेडन, जो बहुत स्मार्ट थी। देखने में वो लंदन की क्वीन लग रही थी। उन्होंने कहा कि मैं लंदन से आई हूँ और यहाँ पर प्रिंसिपल ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ, इसलिए मैं सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ पर आऊंगी।
वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें साफ साफ कह दी थी। जो लेट आएगा वो एब्सेंट होगा, जो टाइम पर काम नहीं देगा उसके काम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूछा कि आप ये क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स क्यों करना चाहते हो। एक लड़की ने कहा, राइटिंग हमारी जिंदगी को मीनिंग देती है। उन्होंने पूछा, क्या मीनिंग? इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर थी कि आप जो भी कहे वो आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। आप ओरिजिनल बात कीजिए। किसी की कही सुनी बातें अगर आप कहोगे तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। पारुल ने कहा था कि राइटिंग मुझे ब्रेड और बटर कमाने में हेल्प करेगी। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब है। मैं सोचने लगी कि मैं ये कोर्स क्यों करना चाहती हूँ, राइटिंग मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, राइटिंग इज व्हाट व्हिच स्टॉप्ड मी फ्रॉम टेकिंग माय ओन लाइफ। और कहीं ना कहीं ये सच भी था। मैं अपने आप से बार बार बात करती, अपने आप को कहती, मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। मुझे अब कोई दवाई नहीं खानी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे अब दोबारा किसी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना होगा। ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको कह देना चाहती हूँ। पर क्या कोई मेरी इस बात को समझेगा या किसी के लिए मेरी ये बात मायने रखेगी? कोई कैसे समझ पाएगा उस अंधेरे को जिसे मैंने महसूस किया है? आप अपने पास्ट को कहीं भी छुपा कर नहीं रख सकते। उसका एक अपना तरीका होता है आपकी जिंदगी में लौटने का। मुझे शायद ये बिल्कुल पता नहीं था। आप अपने पास्ट को कितना भी एक ट्रंक में भरकर उसे एक बंद कमरे में रख दो, पर कभी ना कभी आपको वो दरवाजा खोलना ही पड़ता है। उसके वो दुर्गंध आपको एक बार फिर सहनी ही पड़ती है। एक दिन मैं कॉलेज से घर लौटी तो वैभव मेरा इंतजार कर रहा था। वो बहुत आराम से मेरे घर में बैठा हुआ था, मेरे मम्मी पापा से बात कर रहा था। उसे देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, पर मुझे अपने इमोशंस छुपाने पड़ते हैं। मुझे बातें सोच सोच कर बोलनी पड़ती है। कहीं लोग फिर से मुझे जज ना करने लगे। वैभव माँ पापा से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बहुत टाइम से उन्हें जानता हो। मैंने उसे कहा, तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा, 4 सालों बाद मिल रही हो, कम से कम एक प्यार से हाय ही कह देती। मैं प्रिटेंड तो करना चाहती हूँ कि उसे देखकर मैं खुश हूँ, पर क्या करूँ? अपनी फीलिंग्स कब तक छुपा कर रखूं? कितना अपनी थॉट्स को फिल्टर करती रहूं मैं? पर मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं कमरे में गई, चेंज कर कर वापस लौटी। माँ ने वैभव को खाने पे रोक लिया था। वो हमारे साथ खाना खा रहा था। मैं बहुत प्रिटेंड कर रही थी नॉर्मल बिहेव करने का, जैसे कि मैं वैभव के आने से बहुत खुश हूँ। बातों ही बातों में पता चला कि वैभव को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और पापा को तो शुरू से बहुत पसंद था। पापा ने कहा, हमारे यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, तुम सुबह आ जाया करो, हम दोनों खेलेंगे। मैं उसकी तरफ बहुत हैरानी से देख रही थी। माँ पापा तो शायद मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाए थे, पर वैभव समझ गया था। जब मैं गेट तक उसे छोड़ने गई तब उसने मुझे कहा था, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अगर तुम कहोगी तो मैं अंकल के साथ बैडमिंटन खेलने नहीं आऊंगा। मैंने फटाफट से डिसाइड कर लिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। पापा को तुम बहुत पसंद हो और अगर तुम नहीं आओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। जरूर आना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हुई हूँ। घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही था उसका घर और उसका मेरे घर पर आना एक आदत सी बन गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरे घर आता, माँ के साथ बैठकर बातें करता। पता नहीं ऐसे ही लोग डिस्कस करते जैसे तैयारी कर आए हो। माँ सुबह जो न्यूज पढ़ती वही वैभव को बताती। वैभव को उसके बारे में सब कुछ पता होता और दोनों बहुत देर तक बातें कर लेते। मैं जितना हो सकता इन्हें अवॉइड करती। बहुत बार कह देती कि मुझे कॉलेज का काम है। वैभव कहता, जब बैडमिंटन खेल रहा हूँ तुम भी आ जाओ, मैच देखो। मैंने फट से मना कर दिया था, नहीं, मुझे कॉलेज का बहुत काम होता है। वैभव को लेकर मैं बहुत उदास रहती। एक दिन मैं, पारुल और जानकी कॉलेज में बैठे थे। तब पारुल ने पूछा, क्या बात है, आजकल तुम उदास रहती हो, कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है क्या? जैसे पारुल ने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है, बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद मैंने उनको वैभव की सारी बात बता दी, जिस पर पारुल ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लड़का है, तुम ट्राई तो कर सकती हो, थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या चाहता है। एक अच्छा रिश्ता इस तरह से हमें खोना नहीं चाहिए।
पर पता नहीं क्यों वैभव के आने से मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। वो तो मुझे ऐसे दिखता था जैसे वो मुझे बहुत प्यार करता हो, पर मेरे मन में उसके लिए प्यार की फीलिंग्स आ ही नहीं रही थी। प्यार असल में ऐसा ही होता है, आप जबरदस्ती किसी को प्यार नहीं कर सकते। अगर आपको प्यार मिलता है तो आप उसे ग्रेटफुली एक्सेप्ट करते हो, पर अगर आपके मन में प्यार की फीलिंग्स ना हो तो क्या करो? उम्मीद ही कर सकते हो कि शायद कल आपकी फीलिंग्स बदल जाएं। और मेरे साथ क्या होने वाला था उसके लिए मुझे किसी ने तैयार नहीं किया था। कभी कभी किसी चीज की इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब वो हमें छोड़कर चली जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। इधर कॉलेज में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला था, यूफोरिया। पूरे कॉलेज में एक अलग तरह की रौनक आ गई थी, एक अलग तरह की चमक, एक अलग तरह का करंट। हर कोई इधर से उधर भाग रहा था, तैयारी कर रहे थे। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होने वाले थे। 3 दिन का फेस्टिवल था ये, जिसके लिए बहुत तैयारियां करनी थी। स्पॉन्सर्स ढूंढने थे, जजेस ढूंढने थे, चीजें ऑर्गेनाइज करनी थी। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए रहने की तैयारियां करनी थी। बहुत सारे काम थे। पारुल ने कहा चलो हम भी वॉलंटियर करते हैं। मैं थोड़ा रिलक्टेंट थी, पर वो नहीं मानी और हमें वेलकम कमेटी के लिए उसने एनरोल कर दिया। मीटिंग्स हुई जिनमें हमें बताया गया कि हमारी ड्यूटीज क्या होंगी। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना था कि जो गेस्ट आएंगे वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाएं, उन्हें उनकी जरूरत का सामान मिले। अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाना ये हमारी ड्यूटीज में था। मैंने देखा कि वहाँ पर डम शराड्स का कंपटीशन भी हो रहा है। मैं अपने कॉलेज में इसमें बहुत अच्छी थी। मैंने पारुल और जानकी को कहा चलो हम भी एनरोल करवाते हैं। उन दोनों ने मना किया। उन्होंने कहा कि हमें डम शराड्स खेलना नहीं आता। मैंने कहा मैं सिखा दूंगी। जब हम लोग एनरोल करवाने गए तो वहाँ जो एनरोल कर रही थी लड़की माया, उसने मुझसे पूछा क्या तुम क्लास में किसी को जानती हो जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो? मैंने कहा तुम एक से तो अभी बात ही कर रही हो। उसने कहा क्या? तो क्या तुम ट्रायल के लिए आ जाओगी? मैं जो नहीं बोलना चाहती थी वो बोल चुकी थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा हाँ आ जाऊंगी। पारुल और जानकी देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा तू पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकती है? मैंने कहा क्यों, मैं डम लगती हूँ क्या? पारुल ने कहा हाँ थोड़ी तो बिम्बो लगती है। मैं हंस पड़ी थी। मैं ट्रायल के लिए गई तो मैं बहुत घबरा रही थी। पारुल और जानकी मुझे कंफर्ट करवा रहे थे, कुछ नहीं होगा। ट्रायल में मुझे टॉपिक मिला था अगर आप कोई ऑब्जेक्ट होते तो। मेरे लिए ये टॉपिक बहुत आसान था। मुझे 5 मिनट मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। मैंने झट से सोच लिया था क्या बोलना है। स्टेज पर जाकर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल भी दिया था। मैंने कोकोनट को चूज किया था। कोकोनट जो बाहर से कितना सख्त होता है, अंदर से कितना नर्म। कोकोनट की बाहर की हार्ड साइड तो सबको दिखाई देती है, पर उसकी नर्म साइड वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता है जो उसके अपने होते हैं। सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी। पारुल ने कहा था तू तो एक छुपी रुस्तम निकली। उसके बाद हम लोग डम शराड्स के लिए भी बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे। मुझे कंपटीशन जीतना जो था, जानकी को बहुत कुछ सिखाना पड़ रहा था। उसे उस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। खैर हमने बहुत तैयारी कर ली थी और अब बुक्स के नाम भी हमें याद करने थे। जानकी को इस सब के बारे में नहीं ज्यादा पता। मैं सोच रही थी क्या करूं। घर गई तो वैभव वहाँ पर था। वैभव से बात की। जब वो वापस जा रहा था तो मैंने उसे बताया कि मैं कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ। उसे डम शराड्स के बारे में भी बताया और पूछा कि क्या कुछ अच्छी बुक्स की लिस्ट मिल सकती है। उसने कहा तुम्हारी लाइब्रेरी में एक बुक होगी, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ बुक्स, द मैनोरामा। मैंने उसे थैंक्स कहा। अगले दिन सुबह मैं लाइब्रेरी पहुंच गई और वहां जाकर मिसेस अस्थाना से कहा कि मुझे ये बुक चाहिए। वो सोचने लगी कि ये बुक कहाँ रखी होगी। मैंने कहा मैं ढूंढ लेती हूँ। तब उन्हें याद आया कि ये बुक तो स्टोर रूम में है। उन्होंने वहाँ पर कुछ बुक्स रखी है जो यूज की नहीं है और उसी में ये बुक भी होगी। मैंने कहा क्या मैं स्टोर रूम में ढूंढ लूं? उन्होंने कहा कि आज मुझे जल्दी जाना है और लाइब्रेरी जल्दी बंद करनी होगी। मैं बुक ढूंढने गई तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी। उनमें से ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगने वाला था। तब मिसेस अस्थाना ने कहा कि आज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अगर ऐसा कर ले कि वो घर चली जाए चाबी मुझे देकर, मैं लॉक करके घर चली जाऊंगी और कल सुबह जल्दी आकर लाइब्रेरी खोल दूंगी। वो इस बात पर मान गई थी। उन्होंने कहा था दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बुक्स ढूंढने लगी। वहाँ पर एक बुक मुझे मिली,
जिसने मेरी सोच को बदल दिया। बुक का टाइटल था द बेस्ट वे टू गो, अ हैंडबुक ऑन सुसाइड फॉर द डाइंग। मैंने बुक को पलटा तो उस पर लिखा था कि इस बुक पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बुक के कंटेंट्स देखे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए थे सुसाइड करने के। उस बुक में एक नोट भी रखा हुआ था, डोंट हेजिटेट, बी स्ट्रॉन्ग, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, आई एम विद यू। मेरी सांसें इस बुक को देखकर रुक गई थी, मेरे हाथ कांपने लगे थे, मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। क्या था मेरे हाथ में? एक सुसाइड मैनुअल। पिछली सारी यादें ताजा हो गई। कैसे 2 बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। एक बार जब बाबा ने मेरे हाथ से चाकू ले लिया था, और दूसरी बार जब उन्हें मैं छत पर मिली, वहां से कूदने की तैयारी कर रही थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। नहीं, मुझे ये बुक पढ़नी है। ये बुक मेरे लिए ही बनी है। मुझे इस बुक को अपने साथ लेकर जाना होगा। मैनोरामा बुक भी मुझे मिल गई थी। दोनों बुक्स मैंने अपने बैग में रख ली। फटाफट से लाइब्रेरी का ताला लगाया और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे बैग का वजन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वहां से भागती हुई मैं घर की ओर चल दी। ट्रेन पकड़कर घर पहुंची तो मुझे देखते ही माँ ने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं तो। माँ ने कहा, तुम परेशान लग रही हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज का कुछ काम करना है। माँ कहाँ ही कुछ भूलती है। माँ ने कहा, तुम तो कह रही थी कि फेस्टिवल चल रहा है, तैयारियां हो रही हैं, इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो रही। मैंने कहा हाँ, क्लासेस नहीं हो रही तो क्या हुआ, असाइनमेंट तो देना है। पिछले हफ्ते देना था जो असाइनमेंट, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज रात को देर तक बैठना पड़ेगा। ये कहकर खाना खाने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। मुझे एक किताब पढ़नी है। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके लिखे थे सुसाइड करने के, जिसमें कुछ दवाइयाँ थी, कुछ केमिकल्स थे जिनके नाम मैंने नहीं सुने थे। शायद ये अमेरिकन हो। एक तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था कि अपने गले में एक पॉलिथीन पहन लो, उस पर टेप लगा दो, पर अगर आपका दम घुटने लगेगा तो आप उस पॉलिथीन को फाड़ोगे। इसके लिए आप नींद की गोलियां खा सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो। उसके बाद आप आराम से सो जाओगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप इजीली सुसाइड कर सकते हो। मैंने एक एक चीज इतने ध्यान से पढ़ी थी जैसे मैंने सब कुछ याद कर लिया था। मेरे दिमाग में वो सारी नेगेटिविटी वापस आ चुकी थी। मैं क्यों ये बुक पढ़ रही हूँ? अचानक मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मैं क्यों मरने के बारे में सोचने लगी हूँ? मैं तो ठीक हो गई हूँ ना। तब तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था, अब मैं सब चीजों से बाहर आ चुकी हूँ। फिर मैं क्यों मैंने ये बुक पढ़ी? मैं अपने आप को कोसने लगी, सोचने लगी जो इस बुक में पढ़ा था काश वो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल सकूं। अपने आप से पूछा, कौन सा है सबसे अच्छा तरीका मरने का? तो मेरे दिमाग ने कहा, वही प्लास्टिक बैग वाला। और कौन कौन से तरीके हैं? मेरे दिमाग ने मुझे सारे जवाब दे दिए। मैं सब कुछ याद कर चुकी हूँ, पर मैं इस सबको अपने अंदर से निकाल देना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई, नींद दूर दूर तक नहीं थी। ये बुक किसी ने किसी को गिफ्ट की थी। उसमें लिखा था ऑथर ने कि मेरी वाइफ को सुसाइड करने में मैंने हेल्प की थी, और ये बुक उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है। शायद वो मेरे मन की बात समझ रहे हो। उसमें लिखा था कि ये बुक सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई क्रॉनिक इलनेस है, जो बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा दर्द में है और अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। ऑथर ने लिखा था कि उसकी वाइफ को भी एक बहुत भयानक बीमारी थी और उसने अपनी वाइफ की हेल्प की थी उस दर्द से बाहर आने के लिए। ये बुक पढ़कर मैंने अपनी नोटबुक खोली और उसमें मैंने कुछ लिखना शुरू किया। जब मेरे मन में कुछ आता था तो मैं उसे नोट्स की फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लेती थी। मैंने लिखा कि हम जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, पर एक अंधेरा कुआं, एक अंधेरी खाई हमारी तरफ झांकती रहती है। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे लिए मायने रखते हैं, पर जब वो लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमें लेट डाउन करते हैं, तो फिर से वो खाई हमें अपनी तरफ बुलाने लगती है। मैं सोचने लगी कि मैंने ये सब कुछ क्यों लिखा।
कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ही मुझसे सब कुछ लिखवाया होगा। मुझे किसने लेट डाउन किया है? अभी ने। मैंने अभी को प्यार किया। उसे इस तरह से तो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरे अंदर से अभी के जाने के बाद प्यार मर गया है। प्यार को लेकर एक डर पैदा हो गया है। शायद इसी वजह से मैं वैभव को अपने पास नहीं आने देना चाहती। फिर मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि क्या नॉर्मल लोग इस तरह के सुसाइड मैनुअल्स पढ़ते हैं, इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें सोचते हैं? मैं क्यों नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही हूँ? मैं नॉर्मल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं नॉर्मल। मेरे अंदर की वो आवाज मुझ पर हंस रही थी। तुम क्यों नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती हो? तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम्हें जो भी प्यार देगा तुम उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द दोगी। तुम यूजलेस हो, वर्थलेस हो। बहुत देर तक यूं ही अपने बेड पर उल्टा सीधा होती रही और फिर सुबह जाकर मेरी आंख लगी। माँ कब से मुझे उठा रही थी मुझे पता भी नहीं। माँ की आवाज बहुत दूर से आ रही थी। माँ ने कहा 8 बज चुके हैं, उठना नहीं है। मैंने कहा माँ रात को देर से सोई थी, प्लीज सोने दो। माँ परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा इस तरह से तो तुम्हारा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मैंने कहा माँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं देर तक रात को पढ़ रही थी। हर माँ नहीं मानी। उन्होंने कहा तुम्हें अभी उठना होगा। मैं उठकर आंख मसलती हुई बाथरूम में चली गई। तब याद आया मिसेस अस्थाना को दिया अपना प्रॉमिस, सुबह जल्दी जाकर लाइब्रेरी खोलनी है। उसके बाद तो फटाफट से तैयार हुई, भाग रही थी। तब माँ ने कहा नाश्ता तो कर लो। मैंने कहा टाइम नहीं है, पर माँ ने मेरे हाथ में सैंडविच पकड़ा दिया, बालों में कंघी तक नहीं की और भागते हुए कॉलेज पहुंची। जाकर लाइब्रेरी खोली और वहाँ कुर्सी लगाकर बैठ गई। अब मैंने निकाली वो मैनोरामा बुक जिसमें अच्छी बुक्स की लिस्ट थी, उसमें से लिस्ट कॉपी की। तब तक मिसेस अस्थाना आ गई। उन्होंने कहा अच्छा तो तुमने अपना प्रॉमिस रखा, थैंक्स उसके लिए। मैंने कहा मैम मेरा काम तो हो गया है, मैं ये बुक वापस लौटा दूं? मैम ने कहा तुम ये बुक रख सकती हो। सोच रही थी उस सुसाइड मैनुअल के बारे में बताऊं या नहीं। मैंने कहा मैम मुझे एक बुक और मिली थी और वो मैं लाना भूल गई, कल वापस कर दूंगी। मैम ने कहा नहीं तुम वो भी रख सकती हो, ये सारी बुक्स तो डिस्पोजल के लिए ही थी ना, तुम चाहो तो रख लो। काश मैम ने मुझसे वो बुक वापस मांग ली होती, पर वो बुक अब मेरे पास ही रह गई थी। मैंने बहुत कोशिश करके अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल दी और मैं एक बार फिर इवेंट के कामों में लग गई। डमशराज की तैयारी कर रही थी। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मुझे टीम में ले लिया गया था। उसे लेकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। पिछली बार जब मैं स्टेज पर बोली थी 1 मिनट का टाइम था और मैं 3 मिनट तक लगातार बोलती रही थी। सबने कितना एंजॉय किया था, पर उस समय तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था और डॉक्टर मधुसूदन ने बताया था कि उस टाइम मैं अपने हाईज पर थी। पर क्या इस बार भी मैं वैसा कर पाऊंगी? कहीं इतना सारा क्राउड देखकर मैं डर ना जाऊं। मैंने अपना ये डर माँ पापा के सामने भी जाहिर किया था। माँ ने कहा था कुछ करने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम में, ताकि मैं ना फंसूं। पर पापा ने कहा था अगर मैं नहीं भी कुछ बोल पाई, अगर मैं डर भी गई, अगर मैं हार भी गई तो क्या हो गया, इट्स ओके। मैंने कहा ऐसे कैसे इट्स ओके? मुझे जीतना है, जीत कर मेडल घर लाना है, सबको दिखा देना है। ऐसे मैं हार को कैसे मान लूंगी? और मैं हारना नहीं चाहती। इतने सारे लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। पापा ने कहा क्यों, बेइज्जती क्या होनी है इसमें? जितने लोग पार्ट लेते हैं क्या सब जीतते हैं? नहीं भी जीत पाए तो भी दुनिया वैसी ही चलेगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पर मैं इस बात को उस समय नहीं समझ पाई थी। मुझे ट्रॉफी घर लानी है, माँ को दिखा देना है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो वैभव चाय की दुकान पर खड़ा था। मैंने कहा आज यहाँ कैसे? उसने कहा प्रमोशन तो होना ही चाहिए, पहले तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता था और अब यहाँ तक आ गया, शायद और आगे बढ़ने का मौका मिले। मैंने कहा और कितना आगे बढ़ना चाहते हो? उसने कहा तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। डेट? मैंने उससे पूछा। उसने कहा हाँ, तुम्हारे माँ पापा से पूछ चुका हूँ और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ पापा?
जो इतने कंजर्वेटिव थे, अब वो मुझे एक लड़के के साथ अकेले डेट पर भेजने को भी तैयार हो गए हैं। इतना चेंज उनका मेरे लिए एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। और यही तो मेरा एक डिफेंस था कि मैं उसे बोल सकूं, माँ पापा से पूछना पड़ेगा, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब इसने वो भी खत्म कर दिया। मना करूं तो क्या कहकर, जाना तो नहीं चाहती, पर अपनी दोस्तों की वो बात याद आ रही है, एक मौका देकर देखती हूँ। मैंने हाँ कह दिया। वैभव ने कहा, सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कंफर्टेबल स्लीपर्स पहन लेना, तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगी। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। ओवर ड्रेसी भी नहीं लगना चाहती और बहुत कैजुअल भी नहीं। मैंने नी लेंथ की खाकी पैंट्स पहन ली और ब्लैक कलर की प्लेन टी शर्ट। उस पर एक बड़ी सी गोल्ड चेन पहन ली, एक स्टार शेप का लॉकेट जिस पर रेड कलर से डॉल्फिन बनी हुई थी। मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, पर उस दिन थोड़ी सी लिपस्टिक और मस्कारा लगाकर मेरी ब्यूटी बहुत एनहांस हो गई है। सच में खूबसूरत लगने लगी थी। जब मैं बाहर आई तो वैभव मुझे देखकर स्टन हो गया था। मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली थी और उसकी नजरों में अपने लिए वो प्यार मैं देख पाई थी। जब हम लोग घर से बाहर निकले तब उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुमने मुझे कभी तैयार हुए नहीं देखा। उसने कहा, नहीं, तुम्हें तैयार होने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। बाहर एक शोफर ड्रिवन कार हमारा इंतजार कर रही थी, ब्लैक कलर की शाइनी मर्सिडीज। मैंने कहा, वाओ, क्या प्लानिंग की है तुमने, आज का दिन तो बहुत स्पेशल होने वाला है। वो कंफर्टेबल लेदर की सीट, वो अरोमा, मेरे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा था। वैभव, सचमुच आज का दिन बहुत स्पेशल बनाने वाला है। वैभव ने ड्राइवर को कहा, म्यूजिक ऑन कर दो, और मुझे कहा, आंखें बंद करके महसूस करो। मैंने कहा, क्या बात है, म्यूजिक भी प्लान किया है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, आंखें क्यों बंद करूं? उसने कहा, करो तो। वही गाना शुरू हो गया जो उसने मेरे 18th बर्थडे पर चलाया था। जब आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होती हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, पर मेरे लिए इन खुशियों के साथ साथ बहुत सारी तकलीफें भी लौट आती हैं। वो सारी यादें भी वापस आ जाती हैं जो मैंने ट्रंक में बंद करके रख दी थी। एक के बाद एक बहुत अच्छे अच्छे लव सॉन्ग्स चलाए थे, पर ये लव सॉन्ग्स वही थे जो मेरे मेंटल हॉस्पिटल के दोस्त ने मुझे सीडी दी थी, उसमें थे। इन गानों के साथ मेंटल हॉस्पिटल की सारी यादें भी ताजा हो गईं। कैसे मैं मेंटल हॉस्पिटल में पहुंची, कैसे वो अकेलापन मैंने झेला, वो टाइम जब मैं कुछ लिख भी नहीं पाती थी, पढ़ भी नहीं पाती थी, कितना बेबस महसूस करती थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, मैंने हाथों की मुट्ठियां बना ली। अपने आप को कुछ बोलने से, अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाने से रोकना चाहती थी, जिसकी वजह से सारी मसल स्ट्रेच हो गई थी। मेरा चेहरा देखकर ही कोई समझ सकता था कि मैं कितनी डरी हुई हूँ। मैंने अपने आप को रोका तो बहुत, पर आखिरकार मैं चिल्ला ही दी। वैभव ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। क्या हुआ अंकिता, कुछ ठीक नहीं है तो बताओ ना। मैंने आंखें खोली। वैभव ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, मुझे वैभव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने सब कुछ कितने प्यार से प्लान किया है। कुछ कहा क्या मैंने? तुमने म्यूजिक बंद कर दिया? हाँ, तुम बहुत तेज चिल्लाई थी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैभव की ये बात सुनकर मैं और ज्यादा सुन्न हो रही थी। क्या कर रही हूँ मैं? मेरे अंदर की वो आवाज जोर जोर से मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, तुम यूजलेस हो, वर्थलेस हो, जो भी तुम्हारे लिए कुछ करता है उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द देती हो। मैं वैभव को दर्द नहीं देना चाहती। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से काम किया। वैभव बहुत टेंशन में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब मैंने पूछा, बताओगे नहीं कहाँ जा रहे हैं हम? उसने कहा, सरप्राइज कैसे होगा फिर? वैभव ने पूरा दिन बहुत अच्छे से प्लान किया था। सबसे पहले वो मुझे गेटवे ऑफ इंडिया ले गया। मैंने यहाँ पर MBA में एडमिशन लिया था, पर मैं पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। मैंने बॉम्बे को ज्यादा कुछ घूमा नहीं था। वो गेटवे ऑफ इंडिया का नजारा, पीछे समुद्र की लहरें, ये सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। अपना सारा डर भूल गई थी। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी थे और हमने उनको
दाना भी डाला था। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद हम वेलिंगटन फाउंटेन गए, उसके बाद फ्लोरा फाउंटेन। हम लोग पैदल ही चल रहे थे। सामने देखा तो इतनी सारी किताबें। मैंने इतनी सारी किताबें एक साथ कभी नहीं देखी थी। वहाँ से कुछ किताबें मैंने भी ली और कुछ वैभव ने भी। उसके बाद हमने दादा भाई नौरोजी के स्टेचू को पास किया, जो हमारी तरफ ही देख रहे थे हाथ में बुक लेकर। अगर मुझे पता होता आगे क्या होने वाला है तो शायद मैं अगले स्टॉप पर नहीं जाती। वैभव मुझे एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट में ले गया, जो कि सी फेसिंग था। मरीन ड्राइव वहाँ से दिख रहा था। 18 मंजिल की बिल्डिंग थी और जो टेबल उसने बुक कराया था वो एक प्राइवेट एरिया में था। वहाँ बहुत ग्रीनरी थी, बहुत ही खूबसूरत नजारा था। वो समुद्र की लहरें देखकर एक बार फिर अभी याद आ गया। उसके बारे में सोचने लगी। वैभव ने कहा, क्या बात है, कहाँ खो गई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, अगर तुम बताओगी नहीं क्या परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, हर दुख सुख में तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, एटलीस्ट मुझे बताओ ना। मैंने कहा, इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। उसने कहा, मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। बस यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। और मैंने शुरू से लेकर आखिर तक वैभव को सब कुछ बता दिया। अभी ने कैसे मुझे प्रपोज किया, खून से मुझे चिट्ठी लिखी, वो उसका लहरों में डूब जाना, वो उसका मुझे एक्यूज करना कि मैं उसे प्यार नहीं करती, मेरे ऊपर बहुत घमंड आ गया है, मैं मिस बॉम्बे बन चुकी हूँ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। कैसे वो मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो शराब के नशे में समुद्र की लहरों के साथ बह गया। अभी ने मुझसे क्या मांगा था कि मैं एमबीए ना करूं, उसके साथ रहूं। वो मेरे लिए उस समय कितना इम्पॉसिबल था, अपने सपने को छोड़ देना। और जिंदगी ने मुझसे वो अपॉर्चुनिटी आखिरकार छीन ही ली। मुझे कोई चाहिए था जो मुझे सपोर्ट करे, मेरी सारी बातों को समझे। जब मैंने वैभव की तरफ देखा तो वो बिल्कुल नम था, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उसके फेस पर। उसने बस एक ही बात कही, तुमने मुझे धोखा दिया है। इतनी बड़ी मेरी कहानी सुनकर वैभव के मुंह से ये निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था। वो बहुत गुस्सा हो चुका था। उसने कहा, पढ़ाई के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया और तुम किसी और के प्यार में पड़ गई। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बताया तक नहीं। एक तरफ मैं जो सिर्फ तुम्हें प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैं कोई मायने ही नहीं रखता था। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा कि ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। पर वैभव कुछ समझना नहीं चाहता था। उसके बाद वैभव ने कैब मंगाई और हम घर की तरफ चल दिए। ये जर्नी जैसे मेरी जिंदगी की सबसे लंबी जर्नी थी। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। जब घर पहुंचे तो मैंने वैभव से कहा, पापा के साथ बैडमिंटन खेलना मत छोड़ना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर मेरे साथ तुम रिश्ता ना भी रखना चाहो, कम से कम माँ से बात कर लेना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। उसने कहा, पता नहीं, और ये कहकर वो वहां से चला गया। मैं घर पहुंची तो मैंने बहुत एक्टिंग की जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पापा ने पूछा, कैसा रहा पूरा दिन? तो मैं आज बहुत अच्छी एक्टिंग कर पा रही थी। मैंने उन्हें कहा, बहुत मजा आया, सारी बातें बता रही थी। माँ ने कहा, वैभव क्यों नहीं आया? मैंने तो उसके लिए खाना तैयार किया है। मैंने कहा, उसे जरूरी काम था, उसने कहा था कि मैं आपसे सॉरी बोल दूं। और क्या खाना बनाया है, मुझे खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हम लोगों ने बैठकर खाना खाया, बहुत बातें की। उसके बाद मैं कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही वो सारी थॉट्स एक बार फिर लौट आईं। मैं सोचने लगी वैभव के बारे में। कल तक तो मैं वैभव का प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, आज मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगी। मैंने क्यों वैभव को सब कुछ सच बताया? क्या मैं अपने उस पास्ट को अपने अंदर नहीं रख सकती थी? मैंने अपनी जिंदगी के कुछ भाग कर दिए थे, एक अभी से पहले, एक अभी के बाद, एक मेंटल हॉस्पिटल से पहले, एक मेंटल हॉस्पिटल के बाद। और वैभव ने वापस आकर एक अलग ब्रिज बना दिया, सब कुछ मैसअप कर दिया था। मैं वैभव का प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और आज जब वो चला गया है तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। अगर उसे जाना ही था तो वो क्यों आया मेरी जिंदगी में?
और अब जब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जब मुझे उसकी जरूरत है, जब मैं उसे प्यार करने लगी हूँ, तो वो मेरी जिंदगी से चला गया। काश वैभव लौट आए, काश वैभव मेरी सारी बातों को समझ ले और मेरा प्यार एक्सेप्ट करे। मेरे अंदर की वो आवाज चिल्ला चिल्ला कर मुझे कहने लगी, तुम किसी लायक नहीं, तुम यूजलेस हो, तुम हमेशा उन लोगों को दुख देती हो जो तुम्हें प्यार देते हैं। तुमने एक बहुत अच्छी दोस्ती का खात्मा कर दिया है, तुमने ही मारा अभी को, तुमने अपने माँ बाबा को दुख दिया है, तुम हमेशा लोगों को डिसअपॉइंट ही करती आई हो, तुम यूजलेस हो, वर्थलेस हो। यही आवाजें मेरे दिमाग में घूमने लगी, मुझे कुरेदने लगी। मैंने अपनी वो किताब निकाली जिस पर मैं जिंदगी के छोटे छोटे नोट्स लिखती हूँ। मैंने उसमें लिखा, प्यार क्या है? प्यार कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जिसमें आपको अपने पार्टनर को सब कुछ बताना होगा। प्यार में तो आप बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाते हो। प्यार वो एहसास है जिसमें आप पूरी तरह से सामने वाले को एक्सेप्ट करते हो, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयां भी। प्यार में आप हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने प्यार की खुशी को ऊपर रखते हो, उसके लिए सब कुछ करते हो, उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हो, सिर्फ उसका भला सोचते हो, उसके सामने अपनी सारी कमजोरियां दिखा सकते हो, उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हो। कभी नहीं सोचते कि प्यार भी आपके साथ अनकाइंड हो सकता है, अनफेयर हो सकता है। और जब आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाता है तो ऐसे लगता है जैसे आपकी जिंदगी का एक हिस्सा चला गया है। इस उम्मीद के साथ कि कल वैभव जरूर आ जाएगा, मैं रात को सो गई थी। सुबह वैभव नहीं आया, पापा के साथ बैडमिंटन खेलने भी नहीं आया। उस दिन संडे था, यानी कि हम टीवी पर एक मूवी देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम खाने चले जाएंगे। मैं वैभव का इंतजार करती रही। कितना डिसअपॉइंट किया उसने, एक एक मिनट इतना मुश्किल हो रहा था काटना। मैंने अपनी बुक खोली, उसमें नोट लिखा, अगर आप किसी का इंतजार करो और एक एक सेकंड भी भारी हो रहा हो तो क्या ये प्यार है? प्यार तो आपको इंतजार नहीं करवाता, बल्कि आपको एक अश्योरेंस देता है, एक श्योरिटी देता है, आपको विश्वास देता है कि आप उसका प्यार हो और वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तभी माँ ने कहा, मेरे लिए फोन है। मैं खुश हो गई थी। वैभव का फोन, पर फोन पारुल का था। पारुल ने कहा, मेरे घर आ जाओ, डमशराज की तैयारी करेंगे। मैंने सोचा ठीक है, कुछ तो डिस्ट्रैक्शन होगी, और मैं पारुल के घर चली गई। वहाँ जाकर हमने डमशराज की तैयारी की। पारुल ने हमारे लिए प्याज के पकौड़े बनाए, चाय पी और घर लौट आई। वैभव के बारे में जितना सोचना नहीं चाहती उतना और ज्यादा सोच रही थी। रात भी बीत गई। सुबह जब पापा बैडमिंटन खेलने जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, वैभव नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, वैभव 2 हफ्ते के लिए कहीं आउट ऑफ टाउन गया है, कोई ट्रेनिंग है उसकी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, कल उसका फोन आया था जब तुम पारुल के घर गई थी। उसने मुझसे और तुम्हारी माँ से बात की थी। मैं खुश थी कि कम से कम उसने माँ पापा से तो बात कर ली। पापा ने बताया कि वो वापस आने के बाद आएगा। चलो, कम से कम ये अश्योरेंस तो है। अब मैं यूफोरिया के कामों में लग गई थी। फेस्टिवल के लिए बहुत बिजी हो गई थी। पहला दिन बहुत अच्छा गया था। अगले दिन पब्लिक स्पीकिंग का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होना था और थर्ड डे होना था फाइनल। क्वार्टर फाइनल में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया और सेमीफाइनल में मुझे टॉपिक मिला। मुझे एज्यूम करना होगा कि मैं एक एंट हूँ और मुझे एक एंट किलर को अपने आप को मारने से बचाना होगा। मैंने एक बहुत फनी स्टोरी बना दी थी। मैंने कहा था, मैं वो एंट हूँ जिसे कर्स मिला है, जो बहुत बीमार है। मैं उस एंट ईटर को कहने लगी कि प्लीज मुझे खा लो, और वो भागने लगा मुझसे दूर। मैंने अपनी आवाज को मॉडिफाई भी किया था एंट की आवाज निकालने के लिए। सब लोग बहुत हंसे थे। जब घर आके पापा को बताया तो पापा भी बहुत हंस रहे थे। बार बार मुझसे वो एंट वाली स्टोरी सुन रहे थे। माँ बिल्कुल चुप थी। माँ कुछ नहीं कह रही थी। मैंने कहा, माँ, मैं इतने सारे बच्चों में जीती हूँ, अब मैं फाइनल्स में आ गई हूँ, आपको कोई खुशी नहीं है? माँ ने कहा, तुम्हारी ये बेवकूफों वाली कहानियाँ तुम्हारे बाबा को ही अच्छी लग सकती हैं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद। और जो बोलती हो, जो करती हो, सोच समझ कर करो। मैं नहीं चाहती कि वो पुराना टाइम वापस आ जाए। माँ की इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं चाहे कुछ भी करूँ, कोई भी मेरी छोटी सी अचीवमेंट किसी के लिए मैटर नहीं करेगी। मेरी क्रिएटिविटी को इंसानिटी की खिड़की से देखा जाएगा
मेरी खुशियों में वो दुख की झलक हमेशा रहेगी। कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया जाएगा। वो मेंटल हॉस्पिटल जिसे मैं जितना भूलना चाहती हूँ, मुझे उतना ही याद दिलवाया जाता है। जानती हूँ कि मेरी माँ प्रैक्टिकल है, जानती हूँ उसे मेरी चिंता है, पर क्या इस समय वो सिर्फ इतना नहीं कह सकती थी, अंकिता मुझे बहुत प्राउड है तुम पर। मैं कितनी खुश हो जाती। ये सारी बातें कहकर वो जो मेरा डर था, जो मैंने अपने अंदर कहीं कोने में छुपा लिया था, माँ उसे बाहर ले आई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। आखिर क्या करूं मैं, कैसे प्रूव करूं इन लोगों को मेरी क्रिएटिविटी की कोई कदर ही नहीं है। यहाँ पर मेरी अचीवमेंट्स को कोई प्रेज ही नहीं कर रहा। मैंने अपनी बुक खोली और फिर से एक नोट लिखा। आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, पर आपको हर चीज उनके हिसाब से ही करनी होती है। अगर आप उन्हें प्रूव करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्शन से कर सकते हो। मैं समझ गई थी कि माँ को मैं प्रूव तभी कर पाऊंगी अगर मैं ट्रॉफी घर लेकर आऊंगी। वो ट्रॉफी देकर माँ खुश हो जाएगी और फिर मेरी हर चीज की तारीफ करने लगेगी। माँ समझ जाएगी कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। ट्रॉफीज के सपने देखकर उस रात को मैं सो गई थी, पर मेरे मन में एक डर था। उस डर के साथ मैं स्टेज पर चली गई थी। इस बार मुझे टॉपिक मिला था कि मुझे इमेजिन करना है कोई एक ऐसा स्ट्रेंजर जो बहुत स्ट्रेंज हो। मैंने सोच लिया था एक ऐसे आदमी की कहानी सुना दूंगी जो सर पर जूते पहनता है, अजीब अजीब हरकतें करता है। मन में सब कुछ तैयार था। स्टेज पर पहुंची थी तो सब लोग जोर से चिल्ला रहे थे, अंकिता अंकिता। मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आज ही कंपटीशन जरूर जीतूंगी। मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट भी किया था, पर तभी मेरी नजर एक इंसान पर रुक गई, जैसे कि मैंने भूत देख लिया हो। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी लंग्स में से जैसे किसी ने सारी सांसें छीन ली हो। मैं कांप उठी थी, मुंह खोल रही थी, बंद कर रही थी, पर एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वहाँ ऑडियंस में से लोग चिल्ला रहे थे, अंकिता बोलो, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। मेरे पेट में कुछ हो रहा था, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। ऑडियंस में पारुल और जानकी के साथ जोसफ बैठा है। जोसफ यहाँ पर कैसे पहुँचा? क्या मैं सपना देख रही हूँ? सब कुछ मेरे आगे जैसे धुंधला होने लगा। मैं बार बार देखने की कोशिश करती, ये सच है या मुझे कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, पर नहीं, वो जोसफ ही था। तभी हुआ वो जिसने मुझे बहुत ज्यादा शर्म में डुबो दिया। मैंने वहीं स्टेज पर हजारों लोगों के सामने प्यूक कर दिया। वहां पर पारुल, जानकी और सब लोग आ गए थे मेरी मदद करने। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने कहा कि मॉब ला दो, मैं ये साफ कर देती हूँ, पर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल था ही नहीं। वो लोग मुझे वहां से ले गए और उसके बाद बाहर पेड़ों के पास आकर मैंने एक बार फिर प्यूक किया। पारुल मुझे पानी दे रही थी, मुझे कंफर्ट फील करा रही थी, पूछ रही थी कि क्या हुआ, तबीयत ही तो खराब हुई है, किसी की भी हो सकती है, पर सारी आवाजें धुंधली ही थी। तभी जोसफ वहां पर आया। उसने कहा, क्या हुआ अंकिता? पारुल ने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं कुछ ना बोल सकी। जोसफ ने कहा, हम दोनों एक ही क्लास में थे। जोसफ के साथ एक और लड़का भी था। तब पारुल ने मुझे उससे मिलवाया। ये मेरा बॉयफ्रेंड है फ्रेडी, और ये जोसफ उसका कजिन। मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मेरा सर बहुत घूम रहा था। मैंने कहा, मुझे घर जाना होगा। पारुल ने कहा, शाम को डम्पशर राइड्स भी तो है। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, फिलहाल मुझे घर जाने दो। मैं अपना बैग लेने के लिए कमरे में भागी तो वापस आते हुए वहाँ पर मिसेस हेडन मुझे मिल गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैं चाहती तो नहीं थी, पर मुझे उनसे बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, तुम परेशान बिल्कुल मत होना। मैंने जो आंसू अभी तक रोके थे वो और ना रोक सकी और उनके सामने मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, रोने की कोई बात नहीं है, दिस इज लाइफ, ऐसा होता है, तबीयत ही तो खराब हुई है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मैं वहाँ से भागती हुई घर पहुँच गई। घर पहुंची तो माँ को सब कुछ पहले से ही पता था। पारुल का फोन आ चुका था। माँ बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कहा माँ मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पर माँ मुझे कहाँ अकेला छोड़ने वाली थी। वो मेरे साथ कमरे में आ गई और मुझे कहा क्या हुआ, तुमने कुछ खाया तो नहीं, तुम्हें टेंशन तो नहीं हो गई थी, तुम्हें एंजाइटी तो नहीं हो गई थी। मैं माँ के ऊपर जोर से चिल्लाई कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती क्या। उसी समय मुझे एहसास हुआ मुझे माँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए। फिर से ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर से वही दवाइयाँ खिलाएंगे, फिर से वही मेंटल हॉस्पिटल में मुझे बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा माँ आई एम सॉरी, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी पारुल का फोन आ गया। माँ ने मुझे जबरदस्ती उससे बात करने के लिए कहा। पारुल ने कहा अब तुम ठीक हो। मैंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सच भी था। पारुल ने कहा कि तुमने दोबारा वॉमिटिंग की है क्या। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा 2 घंटे में डमशराज है और तुम्हें वापस आना होगा। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी, कहा हमें इतनी तैयारी क्यों करवाई, पागल हो गई हो क्या, जल्दी वापस आओ। माँ ने भी मुझे कहा कि मुझे इस तरह से अपने फ्रेंड्स को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। एक अंदर से मेरी आवाज आ रही थी कि अब मैं कॉलेज नहीं जा सकती, उन लोगों को दोबारा फेस नहीं कर सकती। पर दूसरी आवाज कह रही थी अपने दोस्तों को इस तरह लेट डाउन नहीं कर सकती। और बहुत हिम्मत करके मैं कॉलेज चली गई। हमने पार्टिसिपेट कर भी लिया। मैंने कोशिश भी बहुत की, पर मेरी एंजाइटी की वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर भी हम लोग 3rd आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। माया ने कहा उसे मुझ पर बहुत प्राउड है। मैं जानती थी अंदर ही अंदर सब लोग मेरा मजाक बना रहे होंगे, मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे। सबने कहा पार्टी करेंगे, अचीवमेंट्स है, फेस्टिवल खत्म हुआ है। मैं किस लिए पार्टी करूं, आखिर मैंने क्या अचीव किया। स्टेज पर अपनी बेइज्जती करवाई। जहां मुझे ट्रॉफी लानी थी वहां मैं इंसल्ट लेकर जा रही हूँ। 3rd आने से क्या होता है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती तो हम 1st आते ना। 3rd आना कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं मुंह लटकाकर घर लौट आई थी। माँ पापा ने मुझे बहुत कंफर्ट कराया। उन्होंने कहा इट्स ओके, क्या हो गया, तबीयत ही तो खराब हुई थी, अगर तुम नहीं भी बोल पाई तो क्या हुआ, दुनिया रुक थोड़ी जाएगी। मैंने कहा अगर आप मेरी जगह होते तब पता चलता कितनी बेइज्जती होती है। सब लोग अब हमेशा मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ ने कहा लोग बहुत मतलबी होते हैं, अपना एक सर दर्द उनके लिए किसी के घर की मौत से भी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ये तो तुम भूल जाओ कि सब लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। पापा ने भी मुझे बहुत कंफर्ट फील करवाया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी जीत पाई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, लाइफ नहीं रुकेगी, दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। उनके सामने मुझे कुछ बेहतर लगा, पर जब अपने कमरे में गई तो वही अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब वापस लौट आया। मेरे अंदर की वो आवाजें मुझे एक बार फिर झंझोड़ने लगी। तुम यूजलेस हो, तुम वर्थलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम हमेशा सबको तकलीफ ही दे सकती हो, तुम किसी के लायक नहीं। और तब मुझे याद आया वो सुसाइड मैन्युअल। क्या अंकिता की जिंदगी में एक और नया चैप्टर शुरू होने वाला है? क्या अंकिता डिप्रेशन में जाने वाली है? क्या फिर से उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? आपके इन सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, पर उसके लिए आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट थर्सडे तक। नेक्स्ट थर्सडे इस नॉवल का 2nd पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल जाए। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। I'll be back next week with the continuation of the novel Wake Up, Life is Calling. Bye bye.